हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज मैं आपका फ्रेंड, आपका टीचर मयूर आपके साथ हूँ। हमारे रेडियो एक्टिविटी पार्ट के बेसिकली तीसरे लेसन या एक ही लेसन का ये हमारा तीसरा पार्ट कह सकते हो। इंडिविजुअली मैं आपको इसलिए वीडियोस दे रहा हूँ जिससे आपको वीडियोस बहुत लेंथी भी ना लगें, आप उन्हें पूरा देखें और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में आप पूरे चैप्टर को समझ सकें। तो आज हमारा टारगेट है अल्फा बीटा एंड गामा डिके को समझना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि जब किसी भी न्यूक्लियस से एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है, फिर वो न्यूक्लियस कैसा हो जाता है, डॉटर न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं। एक बीटा पार्टिकल निकलने के बाद उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं, और एक गामा पार्टिकल निकलने के बाद क्या चेंजेस आ जाते हैं। ये तीन मेजर टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप सो यू विल लाइक द वीडियो, और वीडियो बेटा एंड तक देखना, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो पाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो आप जानते हो अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिससे इसका कॉम्पोजिशन इस तरह का बन जाता है, एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4। तो अब मान लेते हैं हमारे पास एक एलिमेंट है P, जिसका एटॉमिक नंबर है Z और जिसका मास नंबर है A। अगर इसमें से एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, अगर इसमें से एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, तो ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है, 2 अल्फा 4, ठीक है ना। अगर एक अल्फा पार्टिकल एमिट होगा तो जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा इस P का, वो क्या हो जाएगा, 2 यूनिट्स कम हो जाएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का खुद का एटॉमिक नंबर 2 होता है। और ये जो एटॉमिक मास है या मास नंबर है, ये 4 यूनिट्स कम हो जाएगा। और किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो वो एलिमेंट भी खुद चेंज हो जाएगा, इसलिए P यहां पर चेंज होकर Q बन जाएगा। इसे हम कहेंगे पेरेंट न्यूक्लियस, और ये जो Q हमारा बाद में बन रहा है दैट इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये चेंज, और साथ ही साथ यहां पर एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन फॉर द एमिशन ऑफ एनी अल्फा पार्टिकल। जब रिएक्शन हम लोग लिखते हैं तो उसमें प्रॉपरली ये लिखते हैं ZPA। यहां पर हम लोग एक अल्फा पार्टिकल दिखाते हैं और यहां पर बनता है Z-2 QA-4 एंड +2 अल्फा 4 एंड प्लस एनर्जी। सो इस तरह से हम लोग रिएक्शन दिखाते हैं, जिससे कि रिएक्शन में बैलेंसिंग भी रहती है पूरी, और हमारा अल्फा पार्टिकल का ये सिंबल भी यहां पर दिख जाता है। सो अल्फा पार्टिकल में हमेशा याद रखिएगा, जो भी रिजल्ट बनता है, जो भी हमारा डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, उसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम हो जाएगा और मास नंबर 4 यूनिट्स कम हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो हम अब तो अच्छे से जानते हैं जो हमारी पीरियोडिक टेबल बनी है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बनी है। तो अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 यूनिट्स कम हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में 2 प्लेसेस इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि आप एरो देख रहे हो, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता तो इधर की ओर शिफ्ट होता, आगे की ओर, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट। ये जो एरो है ये लेफ्ट तरफ जा रहा है। तो कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस आफ्टर अल्फा एमिशन, आफ्टर अ पार्टिकल ऑफ अल्फा एमिशन, या एक अल्फा एमिशन के बाद उस एलिमेंट की क्या पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में। तो आप बताओगे इट विल डिस्प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट 2 प्लेसेस, क्योंकि उसका 2 एटॉमिक नंबर कम हो गए। तो ये था हमारे पास अल्फा पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन। ना अब हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अ बीटा डिके। एक बीटा डिके होने से क्या हो जाता है, बीटा डिके होने के बाद क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। बीटा डिके, जब हम लोग किसी भी एलिमेंट से जिसका कि एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर Q है, यहां से जब एक बीटा पार्टिकल को हटाते हैं तो जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा, और ये एलिमेंट Q बन जाएगा। यहां पर सॉरी बेटा ये A है एटॉमिक मास, और इसके एटॉमिक मास या मास नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। Z क्या बन गया है, Z+1, और A एज इट इज रहेगा A।
It means the atomic number increases by 1 unit but there is no change in the mass number. और इस तरह से हम इसका सिंबल दिखा देते हैं -1E0 और यहां पर भी कुछ क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होगी, सम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज. इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बीटा पार्टिकल. तो ये हमारा कॉम्पोजिशन बन जाता है. ये हमारा बन गया डॉटर न्यूक्लियस और ये हमारा कहलाएगा पेरेंट न्यूक्लियस. ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं अपने सेंटेंस को. आफ्टर अ बीटा एमिशन द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट एंड मास नंबर रिमेन्स कांस्टेंट. अब बात आती है कि ये पीरियोडिक टेबल में क्या चेंजेस हो जाएंगे. तो जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो आप जानते हो एटम जो होगा, एलिमेंट जो होगा, वो आगे की ओर शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट. और एक यूनिट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? 1 प्लेस टुवर्ड्स राइट. ये उसके पीरियोडिक टेबल में चेंजेस हो जाएंगे. 1 प्लेस टुवर्ड्स राइट यानी एलिमेंट हमारा एक प्लेस आगे पहुंच जाएगा बीटा एमिशन के बाद. तो ये हमारा हो गया बीटा पार्टिकल से रिलेटेड. बीटा डीके जब होता है तो उस एलिमेंट में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं. एक क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां पर मास नंबर कांस्टेंट है, सिर्फ एटॉमिक नंबर चेंज हुआ है. तो एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है बिटवीन द या अमंग द 3 पार्टिकल्स which particle is responsible for making an isotope. क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं मास नंबर सेम है, सिर्फ एटॉमिक नंबर चेंज हुआ है. तो अल्फा और बीटा में अगर पूछा जाए, खासकर अल्फा और बीटा में, कि कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है एक आइसोटोप फॉर्म करने के लिए, तो आप आंसर दोगे बीटा पार्टिकल. क्योंकि आइसोटोप्स मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास नंबर सेम रहे, एटॉमिक नंबर अलग हो जाए. तो यहां से हमें आइसोटोप्स के ही फॉर्म में डॉटर न्यूक्लियस मिलता है. अब हमारा जो लास्ट है गामा डीके. गामा डीके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान डीके है, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है. बिकॉज वी नो वेरी वेल गामा का कॉम्पोजिशन कुछ भी नहीं होता है. दे आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वी कैन से. सो एक चेंज बस बहुत ज़्यादा जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है, जो हमारा न्यूक्लियस है, जैसे हमारा A, P एंड Z, दिस विल बी इन द एक्साइटेड स्टेट. ये जो स्टार मैंने बनाया है ये इस एलिमेंट की एक्साइटेड स्टेट है. तो जब इसमें से एक गामा पार्टिकल डिके हो जाएगा तो ये इसके कॉम्पोजिशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये जो स्टार है ये यहां पर हम लोग नहीं लगाएंगे. तो ये स्टार ना लगाने से क्या होता है, अब ये जो कहलाएगा एलिमेंट, ये अपनी ग्राउंड स्टेट में कहलाएगा. तो यहां से गामा पार्टिकल के साथ एनर्जी भी रिलीज हो जाती है. तो ये हमारा इस बार का चेंज है कि इसमें कोई भी कॉम्पोजिशन में तो चेंजेस नहीं आते. When a gamma particle emits from a nucleus, there is no change in the composition, but there is only change in the state. Initially the nucleus was in excited state. As the gamma emits, it will come in the ground state. मतलब उसकी जो एनर्जी होती है वो पूरी गामा पार्टिकल लेकर निकल जाता है. So these are the concepts related to alpha, beta and gamma decay. अब इस चैप्टर में अब हमारा एक जो लास्ट छोटा सा पार्ट और बचा है वो भी हम आज के वीडियो में कवर कर लेते हैं. आफ्टर द डिकेज वी हैव टू अंडरस्टैंड सम यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी. वी हैव टू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी. बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारे रेडियो आइसोटोप्स हैं, रेडियो एक्टिविटी में जितने भी एलिमेंट्स हमारे रेडियो आइसोटोप्स, जैसा कि मैंने आपको अनस्टेबल आइसोटोप समझाया था प्रीवियस वीडियो में, ऐसे आइसोटोप्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, दे आर कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स और अनस्टेबल आइसोटोप्स. तो उन्हीं का बहुत ज़्यादा यूज़ हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में है. तो मैं कुछ यूजेस आपसे डिस्कस कर लेता हूं. जैसे कि सबसे पहला तो यूरेनियम 235 इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. जो भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जिनमें हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कन्वर्जन की बात करते हैं, तो उसमें एज अ फ्यूल जो यूज होता है वो यूरेनियम 235 है. द सेकेंड थिंग इज गामा रेडिएशंस. जो भी हमें, जैसे कोई भी आपका न्यूक्लियस हो
गामा रेडिएशंस आर यूज्ड इन मेडिकल फील्ड टू क्योर कैंसर, टू प्रिवेंट कैंसर। कैंसर से बचने के लिए हम लोग गामा रेडिएशंस का यूज करते हैं, बिकॉज गामा रेडिएशंस की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो स्किन को ईजिली पेनिट्रेट करके कैंसर सेल्स जो सेल्स कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन सभी को डिस्ट्रॉय करके ये आगे बढ़ जाती हैं। तो गामा रेडिएशंस का यूज मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा होता है। यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है। इसी तरह गामा रेडिएशंस का यूज हम लोग स्टेरलाइजिंग पर्पस के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर अच्छी होती है, तो ये जर्म्स वगैरह को इजीली खत्म कर देती हैं। तो इस तरह के और भी बहुत सारे यूजेस हैं छोटे छोटे अलग अलग प्लेसेस पर जो कि होते हैं। तो आपको मेनली 3 to 4 यूजेस अपने दिमाग में रखने हैं। अगर डायरेक्टली यूजेस पूछे जाते हैं तो आप वहां पर उनको डिस्कस कर सकते हो। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ radioactivity. After that we are going to understand what are background radiations. एक छोटा सा टॉपिक है background radiations, बट इंपॉर्टेंट है उसी तरह एग्जाम के लिए। बैकग्राउंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी हमारी रेडियो एक्टिविटी है वो हमारे सेल्फ डिसइंटीग्रेटिंग रेडिएशंस, मतलब वो अपने आप को डिसइंटीग्रेट करते हैं और रेडिएट करते रहते हैं। बैकग्राउंड रेडिएशंस, बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बैकग्राउंड रेडिएशंस, क्योंकि ये रेडियो आइसोटोप्स करते हैं तो इसीलिए मैंने इनको बैकग्राउंड रेडियो आइसोटोप्स से भी लिखा हुआ है। जैसे हमारी बॉडी में कार्बन 14 का कुछ अमाउंट प्रेजेंट होता है, तो कार्बन 14 बिकॉज रेडियो आइसोटोप की कैटेगरी में आता है, तो वो भी किसी ना किसी तरह के रेडिएशंस प्रोड्यूस कर रहा होगा। सन से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेडियो आइसोटोप्स के फॉर्म में होते हैं, या कह सकते हो आप जिनके पास रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है, तो वो सभी भी हमारे लिए इन अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों तरह के रेडिएशंस को रेडिएट करते हैं। लेकिन ये जिन रेडिएशंस की हम बात करने जा रहे हैं बैकग्राउंड, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। इनका जो लेवल ऑफ हार्म होता है वो बहुत कम होता है। सन से जो आने वाली है उसमें सीजियम होता है, हमारी बॉडी में कार्बन प्रेजेंट रहता है, पोटेशियम हमारे आसपास होता है, तो ये सभी भी रेडियो आइसोटोप्स हैं जिनसे हमेशा हमारे आसपास, हम अगर ये कहें कि हमारे आसपास हमेशा रेडियो एक्टिव रेडिएशंस प्रेजेंट हैं तो गलत नहीं होगा, बट दोज रेडियो एक्टिव रेडिएशंस are not as such harm level which can affect our health or which can affect our body. उनका इतना ज़्यादा इफेक्ट हमारी बॉडी पर नहीं होता है। So those are called background radiations, जो किसी भी एक्चुअल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एब्सेंस में भी हमारे आसपास हो, भले ही हमारे आसपास यूरेनियम ना रखा हो, हमारे आसपास कोई सोडियम का आइसोटोप ना रखा हो, किसी भी एक्चुअल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एब्सेंस में भी हमारे आसपास जो रेडिएशन प्रेजेंट हो उन्हें हम बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं। इसके दो सोर्सेज होते हैं, देयर आर टू सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज, जैसे कि मैंने बताया कार्बन 14 इनसाइड आवर बॉडी, और एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में कौन आ जाएगा, जैसे कि सोलर रेडिएशंस, जो भी सन से रेडिएशंस आते हैं उनमें जो भी आपके अल्फा, बीटा, गामा या रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होंगे वो आएंगे एक्सटर्नल सोर्सेज में। we have not to be worry about these radiations because the harm level caused by these radiations is very less, negligible we can say, तो इसलिए हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं। okay, so these are the background radiations. The next thing, there are some precautions which are used to handle the radioactive substances. जैसे कि हम जानते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी ज़रूरत पड़ती है यूरेनियम को उठाकर पावर प्लांट के अंदर तक ले जाने में, या फिर बहुत सारी चीज़ें। तो न्यूक्लियर वेस्ट, जो हम कह सकते हैं न्यूक्लियर, जो भी हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कराने में हेल्प कर रहे हैं, इनकी डीलिंग में भी कुछ प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस में एक वर्ड याद रखिएगा, लेड, यही हमारा कीवर्ड रहेगा। तो अब सबसे पहला पॉइंट हम ये बना सकते हैं, ऑल द रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आर ट्रीटेड विद लेड टोंग्स एंड द पर्सन हु इज डीलिंग विद द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैज टू वियर अ लेड एप्रन। क्योंकि लेड क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है हमारे जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं उनमें।
तो इस पर रेडियो एक्टिविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एलिमेंट जो भी खुद रेडियो एक्टिव है वो धीरे धीरे डिके होने के बाद लेड तक आके खुद ही रुक जाता है। तो इसलिए लेड इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, इस पर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वो पर्सन जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में वर्क करते हैं या जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की डीलिंग करते हैं, उनको ले जाना एक जगह से दूसरी जगह या उनको पकड़ना, इन सब काम करने वाले पर्सन्स को दो काम करने, उनको रेडियो एक्टिव मटेरियल को हाथों से नहीं उठाना है, उनको प्रॉपर्ली या तो लेड ग्लव्स का यूज करें या वो लेड टोंग्स का, और साथ ही साथ लेड से बने हुए मास्क और लेड से बने हुए एप्रन उनको पहनने चाहिए। दूसरी बात, उन पर्सन्स को एक फिल्म बैज होता है जो उनको प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि वो टाइम टू टाइम वो, क्योंकि मैंने आपको एक इफेक्ट बताया था अल्फा बीटा और गामा, तीनों में कॉमन इफेक्ट ये था कि वो फिल्म को, फोटोग्राफिक फिल्म को ब्लैक कर देते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो अगर एक फिल्म वो पर्सन पहने रहेगा तो उसमें इफेक्ट की हेल्प से उसमें जितना ज्यादा इफेक्ट आया होगा, इसका मतलब क्लियर है उस पर्सन की बॉडी पर उतने ही रेडिएशंस आए हुए होंगे। तो उन रेडिएशंस को, उस फिल्म को रीड करके उस पर्सन पर पड़ने वाले रेडिएशंस का अंदाजा लगाया जा सकता है, और उस फिल्म को टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि भाई 2 दिन बाद देख लिया कि उस फिल्म पर ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं है। भाई हो सकता है हमने किसी एक वर्कर को ज़्यादा काम दे दिया हो तो उसका टाइम ज़्यादा स्पेंड हो रहा हो रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ, तो ऑब्वियसली उसकी फिल्म जल्दी ब्लैक हो गई होगी, जल्दी इफेक्टेड हो गई होगी। तो उस पर्सन को थोड़ा रिलैक्स की ज़रूरत है, क्योंकि अगर रेडियो एक्टिव एमिशंस हमारी बॉडी पर लगातार पड़ते रहेंगे तो वो हमारी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते जाएंगे, और ह्यूमन की, जो भी हमारे ह्यूमन्स हैं उनकी हेल्थ वाइज और डेथ वाइज भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए एक स्पेशल फिल्म्स बैजेस उनको प्रोवाइड करने चाहिए, जिससे कि उनकी सिचुएशन में, करंट सिचुएशन को प्रॉपर्ली जज किया जा सके। द थर्ड थिंग इज दे विल प्रोवाइड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। और ऐसा नहीं है कि जब तक उन्हें कोई बीमारी ना हो तब तक उन्हें किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत ना हो, उन्हें टाइम टू टाइम एक लिमिट बनाकर मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिए जाने चाहिए। सो दीज आर द प्रिकॉशंस यूज्ड फॉर handling the radioactive substances. Some precautions I want to discuss with you. The storage of nuclear waste. What is nuclear waste? जैसे हमने, मान लीजिए हमने यूरेनियम को यूटिलाइज कर लिया, उसके बाद जो भी वेस्ट बचा दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर वेस्ट। तो न्यूक्लियर वेस्ट इज ऑल्सो एज मच एज, मतलब मोर डेंजरस, बल्कि मैं तो कह सकता हूं कंपैरिजन टू रेडियो एक्टिव मटेरियल, वो और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। तो उसका जो भी स्टोरेज, उसका जो भी हम लोग गार्बेज है वो कहाँ रखेंगे, उसके लिए भी तरीका है। वी हैव टू मेक लेड चैम्बर्स वेरी डीप इनटू द अर्थ। अर्थ के काफी अंदर हमें लेड चैम्बर्स बनाने होंगे, उन लेड चैम्बर्स पे हम उस सारे न्यूक्लियर वेस्ट को रखेंगे, जिससे कि वो हमारे जो हमारी वहां की पॉपुलेशन है उसे अफेक्ट ना कर पाए। सेकेंड थिंग, ये लेड चैम्बर्स की जो जगह है ये जो भी बननी चाहिए ये हाईली पॉपुलेट एरिया से काफी दूर बननी चाहिए, जिससे कि कोई सीवियर, फ्यूचर में कोई सीवियर एक्सीडेंट हो तो उस कंडीशन में रेडियो एक्टिव एमिशन से पब्लिक को, पॉपुलेशन को जल्दी से जल्दी बचाया जा सके। सो ये हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम न्यूक्लियर वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज कर सकते हैं। सो हमारे आज के वीडियो में इतना ही। ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप सो। इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी। थैंक यू।